मूल अमेरिकी होने का क्या अर्थ है? इस बारे में कई गलत धारणाएं हैं। क्या यह वास्तव में एक समस्या है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक तरह की काल्पनिक धारणा तो है ही। उत्तरी चीन के बीहड़ मैदानों में गहराई में मिला 4000 साल पुराना कंकाल मानव प्रवास के सबसे पुराने रहस्यों में से एक को उजागर करता है। पहले तो पुरातत्वविदों को लगा कि यह एक सामान्य अध्ययन होगा, लेकिन जब हड्डियों का परीक्षण किया गया तो परिणामों ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। डीएनए में एक ऐसा आनुवंशिक निशान मिला जिसके बारे में लंबे समय से माना जाता था कि यह केवल सबसे प्राचीन मूल अमेरिकी पूर्वजों का ही है। महाद्वीपों और सहस्राब्दियों से अलग एक प्राचीन जीवन ने अचानक दो दुनियाओं को जोड़ दिया। हजारों साल पहले कुछ असाधारण घटना घटी थी और यह खोज शायद अंततः उस घटना के रहस्य को उजागर कर दे। आइए हमारे साथ इस रहस्य की गहराई में उतरें और जानें कि सबूत वास्तव में क्या संकेत देते हैं, पढ़ते हैं। रेड डियर गुफा के रहस्यमय प्राचीन निवासियों की खोज में पुरातत्वविदों ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी के कुछ सबसे गुप्त स्थानों का दौरा किया और उनके सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक तब सामने आया जब वे चीन के सुदूर उत्तर पश्चिम में पहुंचे। उन्होंने तारिम बेसिन के किनारे की खुदाई की, जो देखने में तो खाली लगता था, लेकिन अपनी रेत के नीचे कई रहस्य छिपाए हुए था। जमीन का यह विशाल हिस्सा तकलामकन रेगिस्तान के भीतर स्थित था, एक ऐसी जगह जिससे लोग पहले दूर रहते थे क्योंकि यह लगभग हर उस चीज को नष्ट कर देता था जो इसे पार करने की कोशिश करती थी। हैरानी की बात यह थी कि यह जानलेवा रेगिस्तान अतीत के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक भंडार गृहों में से एक साबित हुआ। मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक थी और हवा शुष्क थी, इसलिए वहां दबी हुई कोई भी चीज हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकती थी। जब शोधकर्ताओं ने और गहराई तक खुदाई की तो उन्हें एक कब्रिस्तान मिला। उसके अंदर से उन्होंने ऐसे शव निकाले जिनके आकार, त्वचा, कपड़े और बाल अभी भी बरकरार थे। ये मिस्र की मशहूर मम्मियों की तरह तेल से बनी या कपड़े में लिपटी हुई मम्मियां नहीं थीं। ये शरीर रेगिस्तान में जम जाने के कारण साबुत रह गए थे। जब काल निर्धारण परीक्षणों के नतीजे आए तो वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ये अवशेष लगभग 4000 वर्षों से वहां पड़े हुए थे, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन इनकी आयु ने लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वास्तव में दुनिया का ध्यान इन प्राचीन शवों की बनावट पर गया। ये उन प्रारंभिक चीनी आबादी के अवशेषों से बिल्कुल अलग थे जिनकी इतिहासकारों को वहां मिलने की उम्मीद थी। इसके विपरीत उनमें यूरोपीय चेहरे की स्पष्ट विशेषताएं थीं। कुछ के बाल लाल सुनहरे रंग के थे जो अभी भी उनके सिर से चिपके हुए थे। दूसरों के लंबे चेहरे, मजबूत नाक, गोल आंखें और घनी दाढ़ी थी। हर विवरण एक ऐसे समूह की ओर इशारा कर रहा था जो दूर दूर से आया था। एक शव हर जगह मशहूर हो गया। वह एक महिला थी जिसे अक्सर लुलॉन की सुंदरी कहा जाता था। उसने ऊनी कपड़े, मुलायम फेल्ट की टोपियां और चमड़े के जूते पहने थे। उसकी शैली उत्तरी यूरोप के प्राचीन लोगों, शायद स्कॉटलैंड या स्कैंडिनेविया की पुरानी संस्कृतियों से प्रेरित लग रही थी। शोधकर्ताओं ने तथ्यों को जोड़ने की कोशिश करते हुए सिद्धांत बनाने और नए विचार सामने रखने शुरू कर दिए। कुछ लोगों का मानना था कि ये लोग रेशम मार्ग के ज्ञात होने से बहुत पहले ही भूले बिसरे व्यापार मार्गों से होकर गुजरे थे। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि वे एक लुप्त हो चुके प्रवास का हिस्सा थे। कुछ तो उन्हें तुकारियों से भी जोड़ते थे, जो एक बाद का समूह था और इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलता था, लेकिन कई शताब्दियों बाद उसी क्षेत्र में रहता था। तारिम की मम्मी लंबे समय तक एक ऐसे रहस्य के केंद्र में रहीं जिसे कोई भी पूरी तरह से समझा नहीं सका।
वैज्ञानिकों द्वारा इन शवों के डीएनए का विश्लेषण करने के बाद अंततः कुछ और सुराग मिले। हालांकि आनुवंशिक परिणामों से मामला और भी पेचीदा हो गया। परीक्षणों से पता चला कि इन मम्मी में प्राचीन साइबेरियाई शिकारियों और मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों से आए कांस्य युग के किसानों के वंश का मिश्रण था। वे पूरी तरह से यूरोपीय या एशियाई नहीं थे। उन्होंने अपना एक अनूठा मिश्रण बनाया, एक ऐसा समूह जिसने रेगिस्तान के बीचों बीच जीवन व्यतीत किया और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो बाद में रेत के तूफानों में दब गई और हजारों वर्षों तक भुला दी गई। हालांकि इन शवों ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण खोज नहीं थी। असली चौंकाने वाली बात एक ऐसे कंकाल से सामने आई जो 10,000 साल पुराना था और रेगिस्तान से बहुत दूर पाया गया था। तारिम बेसिन में 4,000 साल पुराने शव मिले थे। वहीं वैज्ञानिकों ने दक्षिणी चीन में एक ऐसी खोपड़ी खोजी जो हजारों साल पुरानी थी। रेगिस्तान में मिली मम्मी अप्रत्याशित लग रही थी, लेकिन इस पुराने कंकाल में ऐसा डीएनए मिला जो असंभव सा लग रहा था। इस अगली खोज तक पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने हजारों मील दक्षिण की ओर सीधे युन्नान प्रांत तक का सफर तय किया। युन्नान का वातावरण शुष्क उत्तरी क्षेत्र से बिल्कुल अलग था। अंतहीन रेत के टीलों के बजाय जमीन नम जंगलों, खड़ी पहाड़ियों और घुमावदार नदियों से भरी हुई थी। यह गर्म, मुअत्सीक, नम और जीवन से भरपूर थी। 1989 में एक टीम ने रेड डियर केव नामक स्थान की खुदाई की, जिसका नाम अंदर बिखरी हुई विशाल लाल हिरण की हड्डियों की भारी संख्या के कारण रखा गया था। कई हड्डियों पर काटने और पकाने के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट था कि प्राचीन लोग पीढ़ियों से वहां बसे हुए थे और वहीं भोजन करते आ रहे थे। राख, मिट्टी और जानवरों के अवशेषों की परतों को खोदते हुए टीम को मानव कंकाल के टुकड़े मिले। खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा साबित हुआ और जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसे उठाया, उन्होंने कुछ असामान्य देखा। इस खोपड़ी को, जिसे बाद में मेंगजी रेन या एमजेडार नाम दिया गया, उस क्षेत्र के आधुनिक मनुष्यों की विशेषताओं से मेल नहीं खाती थी। यह पुरानी दिखती थी, मानो प्राचीन और आधुनिक लक्षणों का मिश्रण हो। भौहें भारी और मोटी थीं, खोपड़ी चौड़ी प्रतीत होती थी और जबड़ा मजबूत और गहरा दिखता था। नाक का छेद भी उम्मीद से ज्यादा चौड़ा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो यह खोपड़ी किसी ऐसे इंसान की हो जो एशिया के बाद के काल के लोगों से कहीं पहले रहता था। इस एक खोपड़ी ने 3 दशकों तक चलने वाली बहस को जन्म दिया। शोधकर्ता 2 गुटों में बांट गए। कुछ का कहना था कि खोपड़ी प्राचीन मानवों के एक छोटे समूह के सदस्य की थी, जो अपने रिश्तेदारों के गायब हो जाने के बाद लंबे समय तक युन्नान के जंगलों में छिपे रहे थे। वहीं अन्य लोगों का मानना था कि खोपड़ी एक संकर जीव की थी, जो होमो सेपियंस और किसी अन्य प्राचीन मानव समूह का मिश्रण था। कई लोगों ने डेनिसोवन लोगों की ओर इशारा किया, जिनके बारे में माना जाता था कि वे एशिया में कहीं रहते थे। यह बहस साल दर साल जारी रही। हर नए अध्ययन ने और भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी एक ही मुद्दे में छिपा था: खोपड़ी की वास्तविक आयु। डीएनए में हुई वो खोज जिसने मानव इतिहास बदल दिया। जब वैज्ञानिकों ने रहस्यमयी खोपड़ी की सटीक रेडियोकार्बन आयु निर्धारित की, तब असली हैरानी हुई। इस आंकड़े ने संपूर्ण शोध जगत को एक नई दिशा में मोड़ दिया। कंकाल की आयु हजारों वर्ष पूर्व में रहने वाले प्राचीन मनुष्यों की आयु सीमा में नहीं आती थी। परिणाम से पता चला कि ये हड्डियां लगभग 14,000 वर्ष पूर्व के किसी व्यक्ति की थीं।
इससे पता चलता है कि वह महिला अंतिम प्रमुख हिम युग के ठीक अंत में थी, एक ऐसा समय जब माना जाता था कि आधुनिक मनुष्य ही पृथ्वी पर एकमात्र बचे हुए लोग थे। उस युग तक हमारी प्रजाति बहुत पहले ही यूरोप में प्रवेश कर चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया में फैल चुकी थी और अमेरिका में भी कदम रख चुकी थी। फिर भी चीन की एक गुप्त गुफा में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो कहीं अधिक प्राचीन युग का प्रतीत होता था। इस एक तारीख ने एक अविश्वसनीय विचार का द्वार खोल दिया। इससे यह संकेत मिला कि किसी अन्य प्रकार का मानव या शायद प्राचीन लक्षणों वाला कोई मानव हमारे प्रत्यक्ष पूर्वजों के साथ साथ किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक समय बाद में रहा होगा। लगभग 30 वर्षों तक शोधकर्ता इस पहेली के इर्द गिर्द घूमते रहे और यह समझने की कोशिश करते रहे कि मेंगजी रेन वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करता था। कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि वह एक नई मानव प्रजाति का हिस्सा हो सकती है। दूसरों का मानना था कि वह 2 अलग अलग मानव समूहों के मिलन से बनी एक मिश्रित प्रजाति हो सकती है, जिसमें कुछ हिस्सा आधुनिक और कुछ हिस्सा प्राचीन हो। किसी के पास भी इस मामले को सुलझाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और खोपड़ी एक संग्रहालय के संग्रह में एक ऐसे प्रश्न चिन्ह की तरह पड़ी रही जो मिटने से इनकार कर रहा था। 2018 में नई तकनीक के आने से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। चीनी वैज्ञानिकों के एक समूह ने खोपड़ी से डीएनए निकालने का फैसला किया, भले ही वहां की जलवायु इसके विपरीत थी। डीएनए समय के साथ जल्दी टूट जाता है और यह ठंडी और शुष्क जगहों पर सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। इसी वजह से साइबेरिया से मिले प्राचीन अवशेषों में से 40,000 साल से भी अधिक पुरानी हड्डियों से स्पष्ट डीएनए प्राप्त हुआ, जिससे शोधकर्ताओं को डेनिसोवन जैसे समूहों का पता लगाने में मदद मिली। लेकिन यूनान का गर्म और आर्द्र वातावरण डीएनए को छोटे छोटे बेकार टुकड़ों में तोड़ने वाली मशीन की तरह काम करता था। कई विशेषज्ञों का मानना था कि कोशिश करना भी व्यर्थ है, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने खोपड़ी के पेट्रस भाग में छेद किया, जो भीतरी कान में गहराई में छिपी एक अत्यंत घनी हड्डी है। यह हड्डी एक प्राकृतिक सेफ बॉक्स की तरह काम करती है, जो कंकाल के बाकी हिस्सों से आनुवंशिक सामग्री नष्ट हो जाने के बहुत बाद भी डीएनए के अंशों को सुरक्षित रखती है। टीम ने रोगाणु मुक्त कमरों में काम किया, ठंडी प्रसंस्करण विधियों का उपयोग किया और मिट्टी और सूक्ष्म जीवों से होने वाले भारी मात्रा में संदूषण को छानकर साफ किया। एक लंबी और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के बाद उन्होंने अंततः आनुवंशिक कोड की एक छोटी सी मात्रा निकाली। यह संपूर्ण जीनोम के 1% से भी कम थी, लेकिन इतनी कम मात्रा भी रहस्य को सुलझाने के लिए पर्याप्त थी। 2022 तक टीम ने अपने परिणाम जारी किए और इस खोपड़ी के बारे में लोगों की सारी धारणाएं अचानक बदल गईं। डीएनए परीक्षण से पता चला कि मेंगजी रेन किसी नई प्रजाति की नहीं थी और न ही वे आधुनिक मनुष्यों और किसी अज्ञात प्राचीन समूह के मिश्रण का परिणाम थीं। वे पूर्णतः एक होमो सेपियंस थीं। उन्होंने अपने समय के अन्य आधुनिक मनुष्यों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत किया और संभवतः 20 या 30 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। चेहरे की विशेषताएं एक ऐसी आबादी से थीं जिनका विकास बाद के एशियाई समूहों में नहीं देखा गया, जिससे पता चलता है कि प्राचीन आधुनिक मनुष्यों में आज के समूहों की तुलना में कहीं अधिक शारीरिक विविधता थी। लेकिन जहां इससे एक समस्या हल हो गई, वहीं डीएनए ने एक और भी बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। शोधकर्ताओं ने उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अध्ययन किया, जो आनुवंशिक पदार्थ केवल माताओं से उनके बच्चों में जाता है। उनकी वंशज R9C नामक शाखा से संबंधित थी, जो आधुनिक दुनिया में विलुप्त हो चुकी थी। मुख्य भूमि एशिया में
अब कोई भी इस वंशज को आगे नहीं बढ़ा रहा था। यह एक बहुत पुराने मानव समूह का अवशेष था जो विलुप्त होने से पहले हजारों वर्षों तक दक्षिणी चीन में रहता था। यह अपने आप में ही चौंकाने वाला था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीम ने फिर उसके नाभिकीय डीएनए का गहन अध्ययन किया, जो माता पिता दोनों से विरासत में मिली आनुवंशिक जानकारी का मुख्य समूह है। उन्होंने इसकी तुलना पृथ्वी भर की विभिन्न आबादी के डीएनए से की, जिसमें प्राचीन नमूने और आधुनिक समूह दोनों शामिल थे। एक के बाद एक कई कड़ियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कोड के भीतर गहराई में छिपी एक चीज का पता लगाया। मेंगजी रेन का मूल अमेरिकी लोगों के प्राचीन पूर्वजों के साथ एक स्पष्ट और सीधा आनुवंशिक संबंध था। उनके डीएनए ने उन समूहों के साथ घनिष्ठ बहन समान समानता दिखाई जिन्हें आज पैलियो साइबेरियाई के रूप में जाना जाता है, जो सुदूर उत्तर में रहते थे और बाद में हिम युग के अंत के दौरान एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच की खुली भूमि पर चले गए। ये यात्री अंततः अलास्का के रास्ते अपनी वंश परंपराओं को लेकर अमेरिका के दोनों महाद्वीपों तक पहुंचे। उत्तरी अमेरिका के मैदानी इलाकों से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक फैले आधुनिक मूल अमेरिकी समूहों के डीएनए का एक उल्लेखनीय हिस्सा एक ही स्रोत से आया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह मात्रा आमतौर पर उनके कुल आनुवंशिक कोड का 9 से 15% तक होती है, और यूनान की उस गुफा में एक महिला खड़ी थी जो उसी मूल आबादी से ताल्लुक रखती थी। और लिखित इतिहास के शुरू होने से बहुत पहले ही लाल हिरणों का शिकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इसने शोधकर्ताओं के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया, जिसने उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया कि प्राचीन काल में लोग दुनिया भर में कैसे आवागमन करते थे और चीन तथा पहले अमेरिकियों के बीच क्या संबंध था। मेंगजी रेन दक्षिणी चीन में रहती थी, उस स्थान से बहुत दूर जहां अंततः मूल अमेरिकियों के पूर्वज पहुंचे थे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक थी। ऐसे भूभागों से होकर गुजरती थी जिन्हें आज एक जीवन काल में पार करना असंभव लगता है। आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनके डीएनए ने उन्हें उसी पूर्वज समूह में शामिल किया जो बाद में अमेरिका के सुदूर छोर तक पहुंचा। इससे उनकी खोपड़ी एक ऐसे रहस्य का केंद्रीय हिस्सा बन गई जिसने मानव उत्पत्ति की प्रचलित कहानी में कई बड़े अंतराल खोल दिए। वैज्ञानिकों को इसका स्पष्टीकरण ढूंढना था, इसलिए उन्होंने समय में और भी पीछे जाकर उस दुनिया का अध्ययन करना शुरू किया जो महासागरों के बजाय बर्फ से बनी थी। लगभग 14,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी का स्वरूप पूरी तरह से भिन्न था। विशाल बर्फ की चादरों ने उत्तरी दुनिया के बड़े हिस्से को ढक रखा था और कनाडा तथा उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों पर दबाव बना रखा था। समुद्र का स्तर आज की तुलना में सैकड़ों फीट नीचे था। प्रशांत महासागर की तलहटी में स्थित भूभाग कभी पानी के ऊपर हुआ करता था। इन्हीं खुले क्षेत्रों में से एक प्राचीन भूमि बेरिंगिया थी, जो साइबेरिया और अलास्का को जोड़ने वाला एक पुल जैसा भूभाग था। पहले कई लोगों का मानना था कि हिमयुग के अंत में शिकारियों का एक समूह इस भूमि से होकर गुजरा और अमेरिका में फैल गया। यह कहानी एक सरल तस्वीर पेश करती थी, लेकिन नए शोध से पता चला कि वास्तविक घटनाएं कहीं अधिक जटिल थीं और अनुमान से कहीं अधिक पुरानी थीं। नए शोध से पता चला कि बेरिंगिया एक संकरा रास्ता नहीं था, बल्कि घास के मैदानों, जानवरों और बड़े मानव समूहों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त जगह से भरा एक विशाल उपमहाद्वीप था। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व साइबेरिया और पूर्वी एशिया दोनों के लोग इस भूमि में प्रवेश करने लगे। ये यात्री उस समय इस क्षेत्र में पहुंचे जब समुद्र का स्तर इतना कम हो गया था कि उत्तरी दुनिया के दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए थे।
लेकिन एक बार जब वे पहुंच गए तो फैलती हुई बर्फ की चादरों ने उन्हें घेर लिया। पश्चिम से एशिया में वापस जाने का रास्ता ग्लेशियरों ने रोक दिया, जबकि पूर्व से अमेरिका में जाने का रास्ता कनाडा की विशाल जमी हुई दीवारों ने अवरुद्ध कर दिया। इसका मतलब यह था कि वे बेरिंगिया में प्रवेश तो कर सकते थे, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए वे लगभग 10,000 वर्षों तक वहीं रहे, जो कि मानव इतिहास के सभी दर्ज कालखंडों से कहीं अधिक लंबा समय था। उन लंबी शताब्दियों के दौरान वे एकांत में रहे, क्षेत्र के जानवरों का शिकार करते रहे और एक नई मिश्रित आबादी का निर्माण किया। उस अलगाव के दौरान उनके डीएनए में परिवर्तन और बदलाव आया, जिससे उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के पूर्वज समूहों से प्राप्त वंशों का एक नया मिश्रण तैयार हुआ। बर्फ पिघलने और नए मार्ग खुलने पर यह अनूठा आनुवंशिक चिह्न बाद में अमेरिका तक पहुंचा। यह मिश्रित समूह ही मूल अमेरिकी आबादी का वास्तविक पूर्वज बना, जो उत्तरी पूर्वी एशियाई शिकारियों और दक्षिणी पूर्वी एशियाई समूहों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ था, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो मेंगजी रेन के समूह से मिलते जुलते थे। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस कहानी को आपस में जोड़ा, उन्हें समझ आने लगा कि मेंगजी रेन एक बहुत बड़े परिदृश्य में किस प्रकार समाहित हैं। इस संबंध के माध्यम से वैज्ञानिक समय और स्थान के पार एक स्पष्ट रेखा का अनुसरण करने में सक्षम हुए। वे इसे दक्षिणी चीन के गर्म जंगलों से लेकर साइबेरिया के निकट बर्फीले भूभागों तक, फिर विशाल बेरिंगियन क्षेत्र से होते हुए अंत में जंगलों तक ले जा सके। उसके दूर के रिश्तेदारों के आवागमन ने वंश का एक पुल बनाया, जिसने उसकी आबादी को उन पहले लोगों से जोड़ा जिन्होंने अमेरिका में अपना जीवन बसाया था। प्रशांत महासागर के पार डीएनए के निशान के माध्यम से मेंगजी रेन ने एक लुप्त समूह, एशिया से लगभग विलुप्त हो चुकी आबादी की अंतिम झलक पेश की। और इस खोज को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह थी कि वह अकेली सुराग नहीं थी। चीन के एक बिल्कुल अलग हिस्से से मिली एक और महत्वपूर्ण खोज ने इसी रहस्यमय कहानी को पुष्ट किया। यह दूसरी खोज उत्तर से हुई और इसमें बीजिंग के पास तियानयुआन गुफा में 2003 में मिला एक बहुत पुराना कंकाल शामिल था। यह गुफा युन्नान से हजारों मील दूर स्थित थी। फिर भी गहन अध्ययन करने पर दोनों खोजें आश्चर्यजनक रूप से आपस में जुड़ी हुई पाई गईं। तियानयुआन कंकाल के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात उसकी आयु थी। यह मेंगजी रेन की तरह हिमयुग के अंत का नहीं था। यह उससे कहीं अधिक पुराना था, लगभग 40,000 वर्ष पुराना, जिसने इसके इतिहास को लगभग 3 गुना अधिक पुराने समय में धकेल दिया। यह व्यक्ति उस समय में रहता था जब निएंडरथल अभी भी धरती पर विचरण करते थे और हिमयुग के विशालकाय जानवर धरती पर विचरण करते थे। नई वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने हड्डियों से डीएनए निकाला और इस प्राचीन मानव की पूरी आनुवंशिक तस्वीर तैयार करने में सफलता प्राप्त की। जब शोधकर्ताओं ने उसके जीनोम का अध्ययन किया तो उन्हें वही पैटर्न मिला जो मेंगजी रेन में पाया गया था। तियानयुआन मानव प्रारंभिक आधुनिक मानव था जिसने बाद के पूर्वी एशियाई समूहों और मूल अमेरिकी लोगों के पूर्वजों में योगदान दिया। इसी कारण तियानयुआन मानव और मेंगजी रेन ने मिलकर एक मजबूत कड़ी बनाई, जिससे पता चलता है कि प्राचीन आबादी, जिसने बाद में पहले अमेरिकियों के निर्माण में योगदान दिया, हिमयुग की समाप्ति से बहुत पहले ही चीन में फैल रही थी। इसका अर्थ यह था कि चीन और अमेरिका के बीच साझा वंश कोई हालिया या अप्रत्याशित घटना नहीं थी। मेंगजी रेन उस प्राचीन वंश की एक बाद की शाखा का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि तियानयुआन मान यह दर्शाते थे कि यह वंश कितनी जल्दी फैलना शुरू हुआ था।
लेकिन कुछ शोधकर्ताओं को संदेह था कि क्या इन खोजों से कहानी का कुछ हिस्सा अभी भी अनसुलझा रह गया है। बेरिंगियन ठहराव सिद्धांत के नाम से जाना जाने वाला मुख्य मॉडल मजबूत प्रतीत होता है, क्योंकि यह आनुवंशिक साक्ष्यों से मेल खाता है। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों और कई बाहरी विचारकों का मानना था कि इससे सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते। उन्होंने बताया कि बेरिंगियन मार्ग कारगर तो था, लेकिन धीमा और बेहद ठंडा था, और शायद यह एक व्यापक परिदृश्य का मात्र एक हिस्सा था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आधुनिक इतिहास शुरू होने से बहुत पहले प्रशांत महासागर के पार कोई दूसरा मार्ग मौजूद रहा होगा। उन्होंने सोचा कि क्या आदिम मानवों ने उन तरीकों का उपयोग करके समुद्र के विशाल हिस्सों को पार किया होगा जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। और इसी विचार के साथ कहानी कहीं अधिक नाटकीय मोड़ लेने लगी। कई वैज्ञानिकों ने बेरिंगियन भूत जनसंख्या के सिद्धांत को मानक व्याख्या के रूप में स्वीकार कर लिया, और यह लगभग हर कक्षा की पाठ्य पुस्तक में दिखाई देने लगा। यह देखने में सुव्यवस्थित और सहज लग रहा था। हर हिस्सा एक साफ सुथरी पहेली की तरह अगले हिस्से में फिट हो रहा था। लेकिन कई लोगों को इसमें कुछ अधूरापन सा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि इतनी पुरानी और जटिल कहानी में और भी मोड़ होने चाहिए थे। उन्होंने प्रशांत महासागर को देखा। यह विशाल क्षेत्र पृथ्वी के सभी महाद्वीपों से भी अधिक क्षेत्र को घेरे हुए था, और वे सोचने लगे कि क्या वास्तव में मानवता इसे केवल एक विशाल दीवार के रूप में देखती थी। प्रशांत महासागर एक छोर से दूसरे छोर तक 10,000 मील से भी अधिक फैला हुआ था, और लिखित इतिहास के अधिकांश समय में लोगों ने इसे पानी के एक अंतहीन उभार के रूप में वर्णित किया था जो दुनियाओं को अलग रखता था। लेकिन क्या होगा यदि यह देखने का गलत तरीका था? क्या होगा यदि आदिम मनुष्यों ने इसे अपने रास्ते में रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा हो जिस पर वे आगे बढ़ सकते थे? इस प्रश्न ने कई साहसिक विचारों को जन्म दिया, और हैरानी की बात यह थी कि इनमें से कुछ विचारों को ऐसे सुरागों से समर्थन मिला जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। कई शोधकर्ताओं ने पॉलिनेशियनों की ओर इशारा किया। वे विश्व के सबसे महान नाविकों में गिने जाते थे। इन लोगों ने तारों को देखकर, लहरों को महसूस करके और ऊपर मंडराते पक्षियों पर ध्यान देकर विशाल महासागरों को पार किया। उन्होंने महासागर के एक विशाल त्रिकोण को पार करते हुए हवाई, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड जैसे स्थानों तक पहुंच बनाई। उस समय से बहुत पहले, जब यूरोपीय लोगों को इन द्वीपों के अस्तित्व का भी पता नहीं था। उनकी उपलब्धियां मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली यात्राओं में से एक मानी जाती हैं। फिर आया निर्णायक मोड़। इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पॉलिनेशियन लोग कम से कम एक बार दक्षिण अमेरिका पहुंचे थे। एक साधारण से पौधे ने इसे साबित कर दिया। शकरकंद की खेती सर्वप्रथम समुद्र के उस पार स्थित एंडीज पर्वतमाला में हुई थी। लेकिन जब सदियों बाद यूरोपीय खोजकर्ता सुदूर प्रशांत महासागर तक पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि सुदूर पोलिनेशियाई द्वीपों पर पहले से ही शकरकंद उग रही थी। शोधकर्ताओं ने शकरकंद के प्राचीन नमूनों को निकालकर उनके डीएनए का अध्ययन किया, और परिणाम स्पष्ट थे। पॉलिनेशियन लोग दक्षिण अमेरिका तक समुद्री यात्रा करके गए, उस पौधे को अपने साथ ले गए और 1200 ईस्वी से पहले ही समुद्र पार करके वापस आ गए। इसका मतलब यह था कि प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की यात्रा वास्तव में संभव थी। और जब यह तथ्य समझ में आया, तो कई लोगों ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या बहुत पुराने तटीय समूहों ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की होगी। यह सवाल 1947 में थॉर हेयरडाहल नामक व्यक्ति द्वारा किए गए एक प्रयोग से जुड़ा था, जिनका मानना था
कि दक्षिण अमेरिका से आए शुरुआती समूह पोलिनेशिया तक पहुंच सकते थे। यह दिखाने के लिए कि यह संभव हो सकता है, उन्होंने एक छोटी टीम इकट्ठा की, पुरानी विधियों का उपयोग करके एक साधारण बेड़ा बनाया और पेरू के तट से रवाना हो गए। उसने समुद्री धाराओं के सहारे बेड़ा आगे बढ़ने दिया, दिन रात सूरज और तारों की रोशनी में। समुद्र में 3 महीने से अधिक समय बिताने के बाद बेड़ा एक पोलिनेशियाई द्वीप पर पहुंचा। पोलिनेशियाई लोगों की उत्पत्ति के बारे में उसका विचार गलत साबित हुआ, लेकिन इस यात्रा ने कुछ और ही साबित कर दिया। इससे पता चला कि बहुत ही साधारण उपकरणों के साथ भी यदि प्रारंभिक समूह महासागर को समझते थे तो वे प्रशांत महासागर को पार कर सकते थे या उसमें तैर सकते थे। इस संभावना ने लोगों को चीन में हुई खोजों की ओर वापस खींच लिया। इसमें 14,000 वर्ष पूर्व रहने वाले मिंगजी रेन का प्राचीन आनुवंशिक संबंध भी शामिल था। तियानयुआन जनजाति का एक व्यक्ति था जो 40,000 साल पहले रहता था। दोनों तटीय आबादी से थे। तटीय लोग आमतौर पर क्या करते थे? वे साधारण नावें बनाते थे, जाल फेंकते थे, तटरेखाओं के साथ साथ चप्पू चलाते थे और भोजन की तलाश में नए स्थानों की ओर बढ़ते थे। यदि वे पीढ़ियों तक तट के किनारे किनारे चलते रहे तो वे कितनी दूर तक यात्रा कर सकते थे? क्या कुछ समूह गहरे पानी में चले गए होंगे और धाराओं के साथ बहकर ऐसी भूमि की ओर चले गए होंगे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था? इन सवालों ने और भी विवादास्पद विचारों को जन्म दिया। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण गैविन मेंजीज द्वारा प्रकाशित एक सिद्धांत से मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि 1400 के दशक की शुरुआत में एडमिरल झेंग हे के नेतृत्व में विशाल चीनी नौसेना ने एशिया और अफ्रीका की खोज से कहीं अधिक कार्य किए थे। उन्होंने दावा किया कि बेड़ा प्रशांत महासागर पार कर गया, अमेरिका के तट के किनारे किनारे चला और यहां तक कि महाद्वीप के दक्षिणी सिरे के चारों ओर भी घूम गया। अधिकांश इतिहासकारों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि नक्शे और अभिलेख तथ्यों से मेल नहीं खाते। फिर भी इस विचार ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर विशाल बेड़े अज्ञात जलक्षेत्रों में प्रवेश कर जाएं तो वे क्या-क्या कर सकते हैं। और अगर लोग 1400 के दशक में ऐसा कर सकते थे तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्या छोटे, कम तैयार समूह हजारों साल पहले संयोग से या हताशा में ऐसा कर सकते थे। हैप्लोग्रुप एक्स की पहेली, ये सभी बहसें हैप्लोग्रुप एक्स नामक एक प्रमुख आनुवंशिक पहेली पर लौट आती हैं। यह मूल अमेरिकी आबादी के एक छोटे से हिस्से, लगभग 3% से संबंधित था। यह मिंगजी रेन के R9C समूह की तरह ही मातृवंश के माध्यम से आगे बढ़ता था। समस्या यह थी कि अन्य प्रमुख मूल अमेरिकी हैप्लो समूह पूर्वी एशियाई मूल से बहुत स्पष्ट रूप से मेल खाते थे। वे बेरिंगियन कथा से मेल खाते थे। हैप्लो समूह एक्स मेल नहीं खाता था। इसके निकटतम संबंधी मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए गए। यह भूमध्य सागर के आसपास समूहों में और उन पृथक क्षेत्रों में भी दिखाई दिया जिनका पूर्वी एशिया से कोई सीधा संबंध नहीं था। इससे यह बड़ा प्रश्न उठता है कि हजारों साल पहले उस क्षेत्र से एक वंश मूल अमेरिकी समुदायों, विशेषकर ग्रेट लेक्स के आसपास रहने वाले समुदायों में कैसे पहुंचा। सामान्य बेरिंगियन पथ से इसकी व्याख्या नहीं हो सकी। शोधकर्ताओं ने पहले के पथों का मानचित्रण करने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी इस पैटर्न में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था। रहस्य अनसुलझा ही रहा, जिससे नए विचारों और अज्ञात यात्राओं के लिए गुंजाइश बनी रही, जो लिखित इतिहास के शुरू होने से बहुत पहले घटी हो सकती थी।
कुछ शोधकर्ताओं ने हैप्लोग्रुप एक्स में पाए जाने वाले विचित्र पैटर्न की ओर इशारा किया और इसके आधार पर व्याख्या गढ़ने का प्रयास किया। इस असामान्य वंश ने लोगों को साहसिक विचारों की ओर प्रेरित किया, जिनमें से एक यह तर्क भी था कि यूरोप से आए प्राचीन समूह बर्फ के किनारों पर चलते हुए अटलांटिक महासागर पार कर गए थे। इस विचार के समर्थकों का मानना था कि इन समूहों ने साधारण चमड़े की नावों का इस्तेमाल किया और जमी हुई बर्फ की परत का अनुसरण करते हुए उत्तरी अमेरिका तक पहुंचे। अधिकांश वैज्ञानिकों ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि यह यात्रा बहुत खतरनाक और ठंडी रही होगी। मुख्य मत यह था कि हैप्लोग्रुप एक्स एशिया से आया था, साइबेरिया की किसी छिपी हुई आबादी से, जो पूर्व और पश्चिम दोनों के उन समूहों के साथ मिश्रित हुई थी जिनकी आबादी मानक मॉडल के अनुसार कम हो गई थी। फिर बेरिंगिया में प्रवेश किया और अमेरिका की ओर बढ़ गई। लेकिन चूंकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई कंकाल नहीं मिला था, इसलिए यह व्याख्या कई अनुमानों पर आधारित थी जिन्हें और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता थी। अपरंपरागत विचारों की खोज में रुचि रखने वाले लोगों ने इस अंतर पर गौर किया और तर्क दिया कि आधिकारिक संस्करण में कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। उन्होंने हैप्लोग्रुप एक्स में अप्रत्याशित संबंध की जांच की, इसकी तुलना मिंगजी रेन में दर्शाए गए दक्षिणी चीनी वंश से की और कहा कि केवल भूमि सेतु ही सब कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने इस विचार को बल दिया कि महासागर ने स्वयं किसी भी स्वीकारोक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे वे एक बेहद चरम विचार की ओर अग्रसर हुए, जो हाशिए पर स्थित एक सिद्धांत था जिसे मुचोस की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। इस विचार के अनुसार एक समय प्रशांत महासागर के मध्य में एक विशाल महाद्वीप था। इसे गर्म, उपजाऊ और एक प्रारंभिक उन्नत समाज से भरा हुआ बताया गया था। समर्थकों का मानना था कि यह खोई हुई दुनिया अचानक आई आपदा में नष्ट हो गई और बचे हुए लोग हर दिशा में भाग निकले। कुछ लोग कथित तौर पर दक्षिण अमेरिका पहुंचे, जबकि अन्य एशिया में जाकर बस गए और अपनी परंपराओं को अपने साथ ले गए। मुसिद्धांत के अनुयायियों ने इस कहानी का उपयोग दूरस्थ आबादी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया। उनका दावा था कि चीन और दक्षिण अमेरिका के समूहों का वंश एक ही था, न कि लंबी दूरी तय करने के कारण, बल्कि इसलिए कि वे दोनों एक ही लुप्त मातृभूमि से आए थे। जब भी कोई इन विचित्र आनुवंशिक पैटर्नों का जिक्र करता, वे इस विचार को आगे बढ़ाते और कहते कि यह सब कुछ एक ही मूल बिंदु से जोड़ता है। लेकिन भूवैज्ञानिकों ने समुद्र तल का अध्ययन किया और पाया कि ऐसा कोई महाद्वीप कभी अस्तित्व में नहीं था, जिससे म्यू का यह विचार भौतिक प्रमाणों के बिना ही गलत साबित हो गया। इसके बावजूद इसने लोगों का ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, क्योंकि लोग अक्सर इतिहास की सतह के नीचे छिपी कहानियों की खोज करते थे। जब शोधकर्ताओं ने साइबेरिया में और अधिक अज्ञात आबादी और एशिया में अप्रत्याशित जीन संबंधों का पता लगाया, तो स्वाभाविक रूप से कल्पना नाटकीय संभावनाओं की ओर बढ़ने लगी। प्रत्येक नई खोज ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आदिमानवों ने ऐसी घटनाओं का अनुभव किया था जो कभी लिखित रूप में दर्ज नहीं हुई। जैसे जैसे शोधकर्ता इन तर्कों पर काम करते गए, ध्यान उन विभिन्न समय रेखा चिन्हों की ओर गया जिन्होंने इस पूरी कहानी को आकार दिया। शुरुआत में 4000 साल पुराने कंकाल का जिक्र था, जो पश्चिमी चीन में तारिम मम्मी से जुड़ी एक गलतफहमी का हिस्सा निकला। वे अवशेष वास्तविक और उल्लेखनीय थे, लेकिन उनका संबंध यूरोप और मध्य एशिया के समूहों से था, न कि पहले अमेरिकियों से। उन्होंने एक अलग ही कहानी सुनाई जो मानव आंदोलन के एक अलग अध्याय से संबंधित थी। इस वृत्तांत के केंद्र में मिंगजी रेन की महत्वपूर्ण खोज रही। उनकी असामान्य उपस्थिति
एक ऐसी आबादी से उत्पन्न हुई थी जिसमें व्यापक आनुवंशिक विविधता थी, जो अंततः क्षेत्र में नई आबादी के फैलने के साथ लुप्त हो गई। यह अंतर मूल अमेरिकी समूहों से उनके आनुवंशिक संबंध के कारण उत्पन्न हुआ था। हालांकि जब शोधकर्ताओं ने प्राचीन कालक्रम का अध्ययन किया, उनके डीएनए की तुलना 40,000 वर्ष पूर्व के तियानयुआन मैन से की और यह पता लगाया कि वे प्रारंभिक तटीय समूह एशिया में कैसे फैले, तो धीरे धीरे पूरी तस्वीर स्पष्ट हो गई। इससे पता चलता है कि वे बेरिंगिया में लंबे समय तक रहीं, जहां साइबेरिया के उत्तरी भाग और दक्षिणी तटरेखा के मिश्रित समूह आपस में मिल गए और एक नई आबादी का निर्माण हुआ। बर्फ से दक्षिण की ओर जाने का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण वह आबादी हजारों वर्षों तक अलग थलग रही। उस लंबे अलगाव के दौरान उन्होंने एक अनूठी आनुवंशिक पहचान विकसित की। बहुत बाद में जब दुनिया गर्म हुई और बर्फ की चादरें पीछे हट गईं, तो उनके वंशज अमेरिका में फैल गए और पूरे गोलार्ध को आबाद कर दिया। क्या आपको लगता है कि आदिमानवों ने प्रशांत महासागर को पार करने के लिए किसी अज्ञात विधि का उपयोग किया होगा? हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर अन्य वीडियो देखें।